हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। इस डायग्राम में स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड फोर्स मेथड, एनर्जी मेथड, इक्विवेलेंट मेथड, तीनों मेथड से हम सीखेंगे। इन फोर्स मेथड किसी इंस्टेंट पर ड्यूरिंग मोशन ब्लॉक पर जो स्प्रिंग के द्वारा फोर्स लगता है एफ, उस वैल्यू को हम मास इंटू एक्सेलरेशन की इक्वल करते हैं। ये स्प्रिंग मास सिस्टम का मीन पोजीशन है, जिसके रेफरेंस में हम ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट करते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका प्लस है और ये माइनस ए है। इस मीन पोजीशन से किसी इंस्टेंट पर जब ये राइट साइड आगे बढ़ेगा तो ब्लॉक में जो स्प्रिंग फोर्स होगा उसकी वैल्यू एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के बराबर होगा। और जैसा हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो हम उस इंस्टेंट पर इस फोर्स इक्वेशंस को मास इनटू एक्सेलरेशंस के इक्वल करेंगे। माइनस के एक्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन बिकम्स माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ए का कोफिशिएंट 1 और एक्स के जो कोफिशिएंट आता है उसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर पुट करके हम टाइम पीरियड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये एक जनरल मेथड होता है, ये याद रखना है हमें। ओमेगा का वैल्यू 2π/t इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। सो इस हॉरिजेंटल स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट m/k के इक्वल होता है। मास ऑफ द स्प्रिंग इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ द ब्लॉक इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पे इनर्शिया और इलास्टिसिटी ये दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट हैं। इस स्प्रिंग मास सिस्टम को यदि हम वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कराएं, ये स्प्रिंग मास सिस्टम का मोशन अब हम वर्टिकल प्लेन में स्टडी करने जा रहे हैं। वर्टिकल प्लेन में हमें सबसे पहले ये रिमेंबर रखना है, स्प्रिंग का एक्सटेंशन जिस भी रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, स्प्रिंग का वो स्टेट अनस्ट्रेच स्टेट है, अनस्ट्रेच कंडीशन। यानी स्प्रिंग में एक्सटेंशन कंप्रेशन जब ना हो तो विथ रेफरेंस टू फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का एंड तो फिक्स है, ऑब्वियसली ये एंड फ्री है जिससे ब्लॉक अटैच है। ये हमारा रेफरेंस लाइन कहलाता है, जिसके हेल्प से स्प्रिंग का इक्विलिब्रियम पोजीशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन का मेजरमेंट करते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन फोर्स इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, जिसका वैल्यू x0 इक्वल टू mg बराबर kx0 लिखेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब है वो पोजीशन जहाँ पर ब्लॉक में लगने वाला फोर्स का वैल्यू 0 हो। मीनिंग ये ना निकाला जाए कि ये इस पोजीशन पर रेस्ट में होगा। यदि एक्सेलरेशन का वैल्यू इक्विलिब्रियम में 0 है तो वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी इनर्शिया ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। भले यह इस पोजीशन पर जब ब्लॉक होगा
तो एम जी नीचे और स्प्रिंग फोर्स ऊपर का सम वैल्यू 0 होगा, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा, पर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। एक्स नॉट से पहले स्प्रिंग फोर्स उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है जो एम जी के बैलेंस कर सके, इसलिए रेफरेंस लाइन से जब ये इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ता है तो एम जी डोमिनेटिंग होने की वजह से इसके स्पीड को बढ़ाता जाता है। इस पोजीशन पर आकर नेट फोर्स 0, वेलोसिटी मैक्सिमम, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से फर्दर और ही आगे बढ़ता है और एक पोजीशन पर जाकर स्टॉप होता है जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इस तरीके से ये रेफरेंस लाइन टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बीच अपने मोशन को कंटिन्यूसली एक्सक्यूट करता है। किसी इंस्टेंट पर जब ये रेफरेंस लाइन से सपोज x डिस्टेंस अहेड है पर अभी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव नहीं किया है, उस इंस्टेंट पर यदि हम इस मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है ब्लॉक विथ स्प्रिंग जो इसके साथ टैग होगा, उस पोजीशन पर यदि हम इसके फोर्स इक्वेशंस को लिखेंगे, स्टिल इट इज़ मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो उस इंस्टेंट पर यदि हम इसके फोर्स इक्वेशंस को लिखेंगे, जिधर मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड उसको पॉजिटिव हम लेकर लिखें, फोर्स वे डायग्राम में एम जी नीचे होगा। इस पोजीशन पर अब यदि हम फोर्स इक्वेशंस को लगाएंगे, एम जी नीचे, के एक्स का वैल्यू एक्स नॉट से ज़्यादा, ये नीचे की ओर मूव कर रहे हैं पर यहाँ के एक्स का वैल्यू एम जी से ज़्यादा है, क्योंकि इस पोजीशन पर एम जी और के एक्स नॉट का वैल्यू बैलेंस टुगेदर था। फोर्स इक्वेशन मीन्स एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, जिधर मूव कर रहा है उसका ध्यान रखते हुए एम जी को पॉजिटिव लिए, माइनस के एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एम माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये कांस्टेंट हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो अगेन के बाई एम है, सो टाइम पीरियड का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इजकल टू के बाई एम, टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होता है यदि कांस्टेंट फोर्स प्रेजेंट होता हो। यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि हम इसी स्प्रिंग मास सिस्टम को ओवर द इंक्लाइन प्लेन रखें तो अब हम पिछले ऑब्जर्वेशंस को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यदि ये स्प्रिंग मास सिस्टम इंक्लाइन प्लेन पर रखा जाए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का वैल्यू एक्स नॉट का वैल्यू किसके बराबर होगा, के एक्स नॉट इजकल टू एम जी साइन थीटा, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये नीचे आएगा, स्टॉप होने के बाद फिर रिटर्न होगा। यहाँ पर भी फार्मूला में, टाइम पीरियड के फार्मूला में कोई चेंज नहीं होगा और हम यहाँ इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ये बताने के लिए कि जहाँ भी एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट फोर्स लगते हों स्प्रिंग मास सिस्टम में, वहाँ पर टाइम पीरियड का वैल्यू में चेंजेस नहीं आता है, सिर्फ एम्पलीट्यूड का जो पोजीशन है, एम्पलीट्यूड नहीं बोल सकते, इक्विलिब्रियम का जो पोजीशन है वो हमारा चेंज होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम एक डाटा वाइज यदि हम इसको स्टडी करें, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू यू सपोज 100 न्यूटन पर मीटर है, इसमें 2 ब्लॉक्स को हम टैग कर रखे हैं, 3 kg एंड 2 kg। विथ हैंड सपोर्ट स्लोली इसको हम रिलीज करके, यदि इक्विलिब्रियम पोजीशंस की बात करें तो अभी हम ये पोजीशंस इक्विलिब्रियम के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके इस पोजीशन से
इस पोजीशन तक आने में हम हैंड का सपोर्ट के साथ इसको स्लोली रिलीज़ करके यहाँ पर लाकर छोड़ दें, तो ये परमानेंट जो है दीज टू ब्लॉक्स विथ अ स्प्रिंग रेस्ट में रहेगा। विदाउट सपोर्ट ऑफ योर हैंड इक्विलिब्रियम पार करेगा, फिर ये कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता रहेगा। पर यहाँ थोड़ा क्वेश्चंस में ट्विस्ट क्या कर रहे हैं कि हम हैंड के सपोर्ट से इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर लाकर इसको रिलीज़ कर दें। तो रिलीज़ होने के बाद भी क्या होगा, वो रेस्ट में हुआ, क्योंकि आपने इसमें हैंड के सपोर्ट के द्वारा नीचे लाया है। यहाँ से मान लो किसी इंस्टेंट पर x डिस्टेंस नीचे होगा तो हैंड का सपोर्टिंग फोर्स इस ब्लॉक में ऊपर लगता रहेगा और ग्रेजुअली इसको रिलीज़ करते हुए यहाँ छोड़ देंगे। तो ये हमें क्या देगा, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशंस x0 का वैल्यू 3 और 2 मिलाकर m प्लस m, 2 को हम m1, इसको m2 और इसको m1 लें, तो m2 प्लस m1 इंटू जी इज इक्वल टू k x0। तो x0 इज इक्वल टू टोटल मास 5 kg, g is 10, k is 100, this is 0.5 means 50 centimeters। 3 kg वाले मास को इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम बाहर निकाल लें, तो अब हमारे पास इसमें ओनली 2 kg का मास प्रेजेंट होगा। एंड दिस इज द मेन स्ट्रीम ऑफ दिस क्वेश्चंस। इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर 3 kg मास को हटा लिए जाएं तो टाइम पीरियड क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। सेकेंड पार्ट, टाइम पीरियड जो न्यू है। और थर्ड पार्ट जिसको हम पहले फर्स्ट 2 को डिस्कस करें तब फिर थर्ड पार्ट लेते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ये 50 सेंटीमीटर इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था। 3 kg मास को निकालेंगे, ऑब्वियसली स्प्रिंग फोर्स की वजह से ये ऊपर जाएगा। और यहाँ पे जहाँ स्प्रिंग हमारा अनस्टेज था, इस पोजीशन पर यदि हम ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, ये स्प्रिंग स्ट्रेच स्प्रिंग था जिसकी 50 सेंटीमीटर लेंथ थी। रेफरेंस लाइन जो ये हमारा है, रेफरेंस लाइन का मतलब मेजरमेंट हमेशा हमें कहाँ से करना है, रेफरेंस लाइन से। वहीं से हम इसके एक्सटेंशन, कंप्रेशन डिसाइड करते हैं। तो यहाँ से जो अब आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो हमारा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। मीनिंग ये हुआ कि ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जबकि पहले क्या था, यहाँ से रेफरेंस लाइन से 50 सेंटीमीटर। स्प्रिंग जिस वक्त रिलीज किया गया 3 kg वाले मास प्रेजेंट नहीं है। स्प्रिंग का जो एनर्जी होगा 3 kg मास के हटाने से पहले, डेट इज पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी इस 2 kg वाले ब्लॉक को ऊपर की ओर पुल करता लाएगा। 2 kg वाले ब्लॉक में, इस न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन में 2 kg वाले ब्लॉक में जो काइनेटिक एनर्जी होगा, इस क्वेश्चंस में ये भी डिमांड है कि फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो हम इस क्वेश्चंस को रिफ्रेश कर रहे हैं और नेक्स्ट फिर हम इसके फर्दर जो सिचुएशंस हैं, टाइम पीरियड निकालने का, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशंस का एंड वेलोसिटी एट न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशंस, दीज 3 पार्ट्स इस क्वेश्चंस का है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वेश्चंस क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। इनिशियली इसमें 2 मास था, पर हमें अब एक मास को रिमूव करने के बाद मोशन को ऑब्जर्व करना है। ये स्प्रिंग का
वो पोजीशन है जो इसका नेचुरल पोजीशंस कहला रहे हैं, डेट इज सो कॉल्ड रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में इनिशियली ये 50 सेंटीमीटर एक्सटेंशन में था, अब हमारे पास ओनली 2 kg का मास है, 3 kg हैज़ बीन रिमूव्ड नाउ। सो इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन चेंज नहीं होंगे, कंसेप्ट वही होगा कि इट इज पोजीशंस वेयर नेट फोर्स ऑन 2 kg मास बिकेम्स जीरो। नेट फोर्स मीन्स फोर्स वाली डायग्राम से 2 kg का वेट नीचे, अ स्प्रिंग फोर्स, सपोज नाउ इट इज x नॉट डैश या x नॉट सिंपली, सो दिस इज व्हाट kx नॉट is equal to 20, x naught is now 20 centimeter. So this is new equilibrium position line. ये जिस वक्त रिलीज किया गया था रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में 2 kg वाला ब्लॉक 50 सेंटीमीटर की दूरी पर था, और एट द मोमेंट ऑफ रिलीजिंग इस ब्लॉक में 2 kg में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था। स्प्रिंग में एक्सटेंशन मैक्सिमम था जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में था। क्योंकि इसमें एनर्जी कंजर्व रहेंगे, नो लॉस ऑफ एनर्जी, सो जब ये वापस रिटर्न आएगा तो ये इसी पोजीशन पर रुकेगा और रेफरेंस लाइन से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही स्टॉप होगा, जबकि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन रेफरेंस लाइन से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इट मीन्स व्हाट, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये नीचे कितना आएगा 30 सेंटीमीटर, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर भी कितना जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी इट विल मूव एवब 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। यानी ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ। क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, डायरेक्टली हमने क्या बताया कि ये जहाँ से रिलीज किया गया था और ये न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से एवब ये 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जाकर स्टॉप हो जाएगा। यदि हमसे इसमें टाइम पीरियड पूछा जाए तो t इक्वल टू हम 2 पाई अंडर रूट m बाई के, अब डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 पाई m इक्वल टू 20 यानी 2 kg, k इक्वल टू 100, सो यू गेट 2 पाई अंडर रूट 1 बाई 50. So this is your time period now. But velocity is what? How you get that velocity? आप velocity निकालोगे by using work energy theorem. जहाँ से रिलीज किया गया और इक्विलिब्रियम पोजीशंस के बीच में यदि हम वर्क ऑफ ग्रेविटी, वर्क ऑफ अ स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लगाएंगे तो सर्टेनली हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक 2 kg व्हेन इट क्रॉसेस देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन वो बता सकते हैं। वर्क पोजीशन कहाँ से कहाँ तक का लिख रहे हैं, ये बात का भी हमें इक्वेशंस लिखने में ध्यान रखना है। सो यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का वर्क यहाँ पर क्या आएंगे नेगेटिव, 2 kg मास, जी का वैल्यू 10, 30 सेंटीमीटर 0.3, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, तो ये ग्रेविटी का वर्क हुआ। स्प्रिंग का वर्क k/2 और ये लिखे जाते हैं xi² माइनस xf² इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वैल्यू आया तुम्हारा -6, k इज गिवन 100 डिवाइड बाई 2, xi इज 0.5²। रिमेंबर क्या करना है, एक्सटेंशन हमेशा हमें स्प्रिंग के उस एंड से लेना है जिस वक्त फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग नेचुरल स्टेट में है। दिस इज देयर रेफरेंस लाइन, यहाँ से ये 50 सेंटीमीटर है माइनस, अब ये रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पर नीचे है 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m 2 kg इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस वन इज व्हाट -6 प्लस 100/2, ये वैल्यू आपका है 25 का स्क्वायर, 25 का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दैट इज 21 एंड 10 पावर -2 इज इक्वल टू v²। दिस वन कैंसिल आउट, 10.5 -6
इज इक्वल टू वी स्क्वायर 4.5 अंडर रूट इज वेलोसिटी, इट इज़ देयर वेलोसिटी. सो जब ये ब्लॉक मीन पोजीशन मीन्स दिस इज ऑल्सो नाउ कॉल्ड मीन पोजीशन. व्हाई दिस इज मीन पोजीशन? तो आप ये भी कैलकुलेट करोगे कि यहाँ से रिलीज़ करने के बाद कहाँ पर स्टॉप होगा. तो रिलीज़ किया मतलब वेलोसिटी जीरो, जहाँ स्टॉप हो वहाँ वेलोसिटी जीरो. तो जब वो सॉल्व करेंगे इसी टाइप का इक्वेशन लिखकर, तो x का दो वैल्यू आएंगे. x इस रेफरेंस लाइन से मेजर करेंगे तो x का कैलकुलेशन करने से वैल्यू आएगा कितना? तो एक वैल्यू आएगा तुम्हारा x का 50 सेंटीमीटर और एक आएगा -10 सेंटीमीटर. माइनस का मतलब रेफरेंस लाइन से एबव 10 जाएगा और ये वैल्यू 50 सेंटीमीटर आएगा. सो यहाँ जो वेलोसिटी हमने निकाला है वो वेलोसिटी वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने निकाला है. ये वेलोसिटी कहाँ पर का है? जब स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन को पार कर रहा है, यानी 2 kg वाला ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन को पार करता है. बार बार मैं इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ. तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर फोर्स का वैल्यू ज़ीरो है, यानी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, वेलोसिटी मैक्सिमम है. और ये आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट से भी ऐसा जज कर सकते हो. जो मैंने रिजल्ट निकाला है उस रिजल्ट को हम यहाँ पर डायरेक्टली भी सोच सकते हैं. क्या डायरेक्टली सोचेंगे? इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये कितना डिस्टेंस है? तो 30 सेंटीमीटर, यानी इसकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 30 सेंटीमीटर है. एम्पलीट्यूड का मतलब होते हैं इक्विलिब्रियम से कितना नीचे आ रहा है, यानी दिस इज मीन पोजीशंस 30 नीचे 30 एबव. तो ये जो रिजल्ट हैं हम यहाँ पर डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि हाफ के ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. K is 100, A is what? 0.3 का स्क्वायर, half mass is 2 kg into V square. So this is 9 by 2 10 power minus 2 into 100 is equal to V square. So again V is equal to under root 4.5. अब जो मैंने पहले बताया वेलोसिटी, उसमें ग्रेविटी का वर्क भी लिखे थे, स्प्रिंग का भी वर्क लिखे थे. मेजरमेंट रेफरेंस लाइन से था. हम यदि इसी क्वेश्चंस को हॉरिजॉन्टल प्लेन में लें और पूछें कि यदि ये हमारा मीन पोजीशन से 20 सेंटीमीटर की दूरी से वापस लौट रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी से लौट रहा है, यानी इसकी एम्पलीट्यूड 30 है, देन व्हाट इज़ वेलोसिटी हियर? तो आप यही इक्वेशन लगाओगे. इसमें ग्रेविटी नहीं लग रहे, पर रेफरेंस लाइन से, यानी ये इसका नेचुरल लाइन है, 30 सेंट इधर जा रहा है, तो ये जब रिटर्न होगा मीन पोजीशन पर आएगा तो ये वेलोसिटी देगा. इसका मतलब इसकी जो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन जब है तो उस वक्त मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा जहाँ पर वेलोसिटी इसकी जीरो हो रही है. वहाँ से जब रिटर्न बैक होकर ये अपना इक्विलिब्रियम में आता है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है. मीन्स व्हाट? जो एम्पलीट्यूड है मेजर्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑल्दो इक्विलिब्रियम और रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम में सेम होते हैं, यानी हाफ के ए स्क्वायर किस में कन्वर्ट होता है? हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट होता है. ये के पोटेंशियल एनर्जी का कोफिशिएंट है, एम काइनेटिक एनर्जी का कोफिशिएंट है, और इसी कोफिशिएंट के हेल्प से हम इसके टाइम ऑफ ऑसिलेशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई के. पोटेंशियल एनर्जी का कोफिशिएंट जब वो एक्सट्रीम पर है. एक्सट्रीम का पोजीशन हम यहाँ पर रेफरेंस लाइन से मेजर कर रहे हैं, ऑल्दो इसका रेफरेंस लाइन और इक्विलिब्रियम लाइन हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम का सेम होता है. यहाँ बदल जाता है, ये इसका रेफरेंस लाइन है और ये इसका इक्विलिब्रियम लाइन है. इसकी रेफरेंस लाइन जहाँ हाथ मैंने रखा है और इक्विलिब्रियम लाइन सेम है, पर यहाँ पर रेफरेंस लाइन इक्विलिब्रियम अलग अलग है. पर दोनों जगह एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर हाफ के स्क्वायर का मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर रेफरेंस लाइन से मेजर नहीं कर रहे हैं, रेदर देन इक्विलिब्रियम से मेजर कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी क्या करता है? रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है, पर टाइम पीरियड को चेंज नहीं करता है. टाइम पीरियड का वैल्यू हमारा इसमें भी वही आ रहे हैं, है ना.
यहाँ पर जो वेलोसिटी मैंने बताया, यहाँ पर मैंने जो शॉर्टकट मेथड बताया कि मैक्सिमम एक्सटेंशन पर ब्लॉक रेस्ट में होता है, वहाँ पर की जो पोटेंशियल एनर्जी का कोफिशिएंट है के, वही मेन पोजीशन में कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी कोफिशिएंट है एम। तो आप देखोगे शादी में जो भी शादी करता है उसके साथ एक बंदा बैठा रहता है, छोटा बच्चा। क्यों बैठा रहता है? कि जो भी इसके पास नोट पैसे मिलेंगे वो अपने पॉकेट में ना डालकर इस छोटे बच्चे को देता जाएगा, है ना। और जब ये घर जाएगा तो फेथफुली ये पूरे इसको ट्रांसफ़र कर देगा। ये छोटा बच्चा जो है, और ये ट्रांसफ़र की बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो एक्सट्रीम पर जो पोटेंशियल एनर्जी आते हैं स्प्रिंग में, दैट वही एनर्जी क्या होता है जब ये ब्लॉक मेन पोजीशन पर आता है तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ भी लगा रहे हैं कि ग्रेविटी को इग्नोर करते हुए, ग्रेविटी हमें क्या करता है, रेफरेंस लाइन कंसेप्ट में इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है, पर टाइम पीरियड को चेंज नहीं करता है। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम हमें रेफरेंस से ना मेजर करके, सॉरी एम्पलीट्यूड रेफरेंस लाइन से ना मेजर करके इक्विलिब्रियम से मेजर करना है। तो इक्विलिब्रियम से ये हो गया कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो हाफ के 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, हाफ के 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बार बार मैं बोल रहा हूँ, हाफ के 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पर भी ये 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसका के, और ये जब रिटर्न होता है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होते हैं। तो वहाँ का एम के हेल्प से हम इसके टाइम पीरियड को डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो दिस इज़ ए शॉर्टकट मेथड जिसको हम बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। टाइम पीरियड निकालने का जो अल्टरनेटिव मेथड होते हैं, एनर्जी मेथड भी हम लोग लेते हैं। इसी हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम में अनदर मेथड क्या है, एनर्जी मेथड। स्प्रिंग मास सिस्टम में जो टोटल एनर्जी होती है वो हमारा कांस्टेंट होता है। किसी इंस्टेंट पर इसके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इसको यदि डिफ्रेंशिएट करोगे तो हाफ के 2x, हाफ m, 2x के साथ इसमें एक और टर्म आएंगे dx/dt, प्लस हाफ m 2v dv/dt इक्वल टू 0, kx dx/dt mv dv/dt इक्वल टू 0। दिस v एंड दिस v ये दोनों कॉमन लोगे तो ये वैल्यू क्या आएंगे, kx प्लस m dv/dt इक्वल टू 0। और नेक्स्ट जो पार्ट है m इंटू ए इक्वल टू माइनस के एक्स, a इक्वल टू माइनस k/m इंटू एक्स, and again same process, you put this value is equal to omega square and you get time period. ये स्प्रिंग मास सिस्टम में हम एक पुली लगा दें और नेक्स्ट ये ब्लॉक हम इसके साथ लगा देते हैं। पुली का मास m है, पुली की रेडियस r है, इस ब्लॉक का मास m है। इसके मेथड फोर्स मेथड भी है, एनर्जी मेथड भी है, हम उस मेथड को भी सीखेंगे। अभी हम डायरेक्टली उस इक्विवेलेंट मेथड को सीखने जा रहे हैं। यदि ये m जो मास m है, इसमें भी मास कैपिटल M है, ये ध्यान रखिए। यदि ये अपना x अमाउंट से नीचे आता है, x अमाउंट से, तो ये स्प्रिंग कितना से एक्सपैंड होगा। यदि हम कंस्टेंट रिलेशन के बारे में सोचें तो कितना वैल्यू आएंगे, तो ये वैल्यू आएगा तुम्हारा x/2। ठीक है, इसके कई एक मेथड है कंस्टेंट का, तो मुझे लगता है ये सभी बच्चों को पता है, फिर भी मैं बता दूं। एक सिंपल तरीका सोचो, सेंटर यदि 1 सेंटीमीटर से ऊपर गया तो ये तो फिक्स हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर इधर, सेंटर को 1 सेंटीमीटर इधर से राइज होना होगा, ऑब्वियसली ये 2 सेंटीमीटर से जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि तुम इसको x लिखोगे तो फिर ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 2x। इस 2x को x डैश मान लो। अब देखो, यदि ये हमारा मैक्सिमम एक्सटेंशन पर स्प्रिंग आता है,
इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ की एक्स स्क्वायर। और जब ये वापस मीन पोजीशन पर आएगा, नेचुरल में लौटेगा ये, तो उस वक्त मैक्सिमम एक्सटेंशन से जब ये नेचुरल में आएगा, नेचुरल का मतलब क्या हो गया, नेचुरल मीन्स यहाँ नेचुरल का मतलब वो हॉरिजेंटल वाला नहीं, मतलब जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा तो उस वक्त इन दोनों ब्लॉक में, यानी ये पुली और इस ब्लॉक में जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो एनर्जी आएगी, इस पुली में दो एनर्जी आएगी। ये पुली बेसिकली नीचे भी जाएगा और टर्न भी करेगा, यानी इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों मोशन आएगा। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये स्ट्रिंग का ये एंड फिक्स है। इसके रिस्पेक्ट में सेंटर की वेलोसिटी यदि हम भी लिख रहे हैं तो ये वेलोसिटी हमारा 2v आ रहा है, यानी ये टर्न भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है। पर एवरी इंस्टेंट पर ये जो स्ट्रिंग है, नो डाउट ये ऑसलेट करेगा, पर एवरी मोमेंट पर ये जो पॉइंट जिससे टैग किया हुआ है स्ट्रिंग, वो तो नहीं मूव कर रहा है, यानी वो उस इंस्टेंट के लिए रेस्ट में है, जस्ट लाइक रोलिंग मोशन। तो ये हमारा v और ओमेगा के बीच में रिलेशन क्या आएंगे, v इक्वल टू ओमेगा टाइम्स r। सो इस पुली को यदि हम सर्कुलर प्लेट या डिस्क के रूप में लें तो ये वैल्यू क्या आ जाएंगे, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा इक्वल टू v बाई आर का होल स्क्वायर। यानी ये जो एनर्जी टोटल इसके पास होगी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, वो वैल्यू आएगा हाफ 3/2 एम वी स्क्वायर, हाफ 3/2 एम वी स्क्वायर। जबकि उसी इंस्टेंट पर इसमें जो एनर्जी आएगा हाफ स्मॉल एम डैश स्क्वायर। व्हाट इज डैश, ये डैश है, एक्स डैश का डिफरेंशियल वी डैश है, एक्स डैश का वैल्यू 2x है, यानी तुम यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या ले सकते हो, हाफ वी डैश की जगह पर 2v का होल स्क्वायर। चूँकि x का डिफरेंशियल, x ये है, इसकी डिफरेंशियल इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को बता रहा है, ये v x का डिफरेंशियल है, जबकि ये 2x है जिसको हमने x डैश माना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो एनर्जी होगी v डैश का स्क्वायर मतलब 2v का होल स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हो जाएंगे हाफ 4m इंटू वी स्क्वायर। यानी इसके वेलोसिटी के टर्म में यदि इसकी एनर्जी को देखा जाए तो मास हमारा 4 टाइम्स ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसके वेलोसिटी के टर्म में इसकी काइनेटिक एनर्जी को देखा जाए तो जो एनर्जी मिल रही है, पर यहाँ पर वी डैश के बजाय वी दिख रहा है, वी का मतलब इसके सेंटर का वेलोसिटी। इसका मतलब ये स्प्रिंग के साथ हम एक सिंपल 2 मासेस को जोड़ दें। एक मास 3/2m और दूसरा मास इसी के साथ टैग कर दें 4m, तो ये हमारा एक सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। और तब इसकी टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, इसकी टाइम पीरियड का वैल्यू होगा t इक्वल टू 2 अंडर रूट टोटल मास 4m प्लस 3/2m डिवाइड बाई k। सो हम इस पर बेस्ड अगले क्लास में इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे ये हम स्प्रिंग यहाँ लगा दिए, ये स्प्रिंग यहाँ लगा दिए, टाइम पीरियड क्या होगा। तो मेनी क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखना, यू विल फाउंड कि बहुत सारे क्वेश्चंस विदाउट राइटिंग एनी फोर्स इक्वेशंस, एनर्जी इक्वेशंस, इक्विवेलेंसी से तुम सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ आई एम गिविंग ए क्वेश्चंस, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। एक स्प्रिंग हमारा यहाँ लगा हुआ है सेंटर पर, एक स्प्रिंग ये टॉप पर लगा हुआ है, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है। तो इसके स्मॉल ऑसिलेशंस में टाइम पीरियड का वैल्यू बताना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन इसका और अच्छे कराएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। साथ में हम इस SHM के बाद लाइट हम शुरू करेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वो भी हमारा 10 से 20 लेक्चर के बीच में कंप्लीट होंगे। इन डेप्थ हम उसको फिर डिस्कस करेंगे।